जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, जहां आज से हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वह है गर्मपंथी या उग्रवादी चरण, जो 1905 से लेकर के 1917 तक के प्रश्नों को या राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेगा। इससे पहले हम लोगों ने 1885 से लेकर के 1905 तक के जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नरमपंथी का प्रश्न था उन सभी को किया, जहां हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी स्थापना किसने की, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, कैसे वो धीरे धीरे एक बड़ा संगठन बनने लगता है। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन बेहतर लग रहा होगा। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर के 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। जैसे वहां 1885 से लेकर के 1905 तक की अवधि को क्या कहा जाता है प्रश्न था, तो उसको हम लोग नरमवादी चरण कहते हैं या उदारवादी चरण कहते हैं। वैसे ही 1905 से और 1917 का जो चरण होगा उसे उग्रवादी चरण हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा उग्रवादी चरण, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन होता है और बंगाल विभाजन के बाद धीरे धीरे भारतीयों के अंदर फिर से एक नई जोश जगती है और अंग्रेजों के प्रति द्वेष भावना पैदा होता है, और यहां से जो क्रांति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो गरम दल करने लगते हैं। ठीक है, आगे एक एक प्रश्न के साथ एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, ढंग से प्रश्नों के साथ एक्सप्लेनेशन को क्लियर करेंगे ही। साथ में एग्जामिनर कौन कौन सा प्रश्न बना सकता है इस टॉपिक से, इस पॉइंट से, इस प्रश्न से, उन सभी बातों पे हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि द्वितीय चरण, पहला प्रश्न तो हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है कि द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काफी परिपक्वता से देखा जाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय बहुत परिपक्व हो गई थी तथा उसके लक्ष्य तथा उद्देश्य स्पष्ट हो चुके थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य था या उद्देश्य था वह अस्पष्ट हो चुका था। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू किए गए। यानी कि अब जो यह चरण है 1905 से 1919 में, इसमें भारतीय जनता का जो भी कल्याण वाली बात होती है उन सब की बात की जाती है, जैसे कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और साथ में सामाजिक, आर्थिक का भी बात किया जाता है। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग किया। कहां की क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग किया, तो पश्चिम के ही क्रांतिकारी का प्रयोग का ढंग किया जो उग्रवादी विचारधारा के लोग हुआ करते थे। उम्मीद है कि एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई आपको दिक्कत या परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश किया जाएगा कि आपके डाउट को और बेहतर ढंग से क्लियर किया जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था वह क्या था। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में वह कौन सा ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कर दिया जिस वजह से उग्र राष्ट्रवादी या उग्र जो राष्ट्रीयता है उसकी जन्म हो जाती है। तो यहां हम बात करेंगे, चार ऑप्शन आपके सामने है और बताना है कि 1899 के कलकत्ता नगर नियम अधिनियम था जिस वजह से उग्र राष्ट्रीयता को जन्म मिला, या 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था, या 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम था, या 1905 का बंगाल विभाजन था। तो हम बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 का जो बंगाल विभाजन था जिसने राष्ट्रीयता को क्या किया, जन्म दिया। और 1905 के बंगाल विभाजन से उग्र जो पंथी हुआ करती है वो लोग अपने हाथ में कार्यभार लेते हैं और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ निकालने का काम करना शुरू करने लगते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न आपका क्लियर होगा, साथ में एक एक पॉइंट ऐसे यहां बनाए गए हैं ताकि आपका जो भी जिस भी आप एग्जाम में जाते हैं वहां आपका 100% प्रश्न कवर हो जाए। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई, प्रश्न पूछता है डायरेक्ट यहां से कि बंगाल विभाजन की जो है उसकी निर्णय की घोषणा कब की गई, तो 19 जुलाई 1905 को कह दिया गया। यह निर्णय ले लिया गया कि बंगाल को क्या कर दिया जाएगा, तो विभाजित कर दिया जाएगा। उसके बाद भारत के तत्कालिक वायसराय कौन हुआ करते हैं उस समय, तो लॉर्ड कर्जन, इन्होंने ही बंगाल विभाजन किया था और एक नारा दिया था, फूट डालो शासन करो। यह भी बात आपको याद रखना है। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। कारण क्या था, तो जो हिंदू मुस्लिम
जो थी उसकी एकता को तोड़ना और हिंदू मुस्लिम को अलग करना, इसका मेन कारण था कि फूट डालो और शासन करो और हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको धीरे धीरे तोड़ते चला जाए। तो इस वजह से क्या होता है, बंगाल को दो भागों में लॉर्ड कर्जन द्वारा बांट दिया जाता है। और बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ पूछता है, यानी कि किस दिन से लागू हुआ, तो आपको यह लाइन याद रखना है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था या प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था या लागू हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात आपको याद रखना है कि जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ उसी दिन शाम में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया और हम एक है का संकेत दिया गया अंग्रेजों को। ठीक है, इस पे प्रश्नों के साथ आगे बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे, एक एक प्रश्न आप ध्यान से रखिएगा और मैक्सिमम कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और साथ में मैक्सिमम प्रश्न भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इस चार में से वह कौन सा ऐसा साधन है, वह कौन सी ऐसी बात है जो उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। क्या स्वदेशी आंदोलन संबंधित नहीं है, या पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना यह उनके साधन में था, उग्रवादी यह करना चाहते थे। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त करना यह भी चाहते थे, ताकि सरकारी संपत्ति नष्ट होगी और शासन अस्त व्यस्त होगा तो जो ब्रिटिश की सैन्य शक्ति है या जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनकी क्या होगी, तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ सहयोग, तो यह भी काम करने का कार्य उग्रवादियों द्वारा किया जाता है। स्वदेशी इनके साधन में नहीं था, क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन था इसके बाद ही लगभग माना जाता है कि उग्र राष्ट्रवाद का जन्म होता है या उग्रवादियों का जन्म होता है। स्वदेशी आंदोलन का ही देन था कि उग्रवादी जो हुआ करते हैं, जो उग्र राष्ट्रवादी हुआ करते हैं, वो जन्म लेते हैं और भारत को आजादी की तरफ ले जाने का बेहतर काम करते हैं। 1857 के बाद जो बंगाल विभाजन था यह बहुत बड़ा जन आंदोलन होता है और यह धीरे धीरे क्या बनता है, बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्नों के साथ एक्सप्लेनेशन को करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन पहले हम देख लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन विशेषकर उस आंदोलन को कहते हैं जो बंग भंग के विरोध में न केवल बंगाल अपितु पूरे ब्रिटिश भारत में चला। तो यह कहां चला, तो सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत में इसको चलाया गया, यानी कि पूरे भारत में इसको चलाया गया था और इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अपने देश की वस्तु को क्या करना, अपनाना और दूसरे देश की वस्तु का बहिष्कार करना, यानी स्वदेशी को अपनाना और विदेशी का बहिष्कार करना इसका उद्देश्य था। इस वजह से इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था या विख्यात हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न के भाव को आपको समझना है, प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है इसको समझना है। प्रश्न यह बात कह रहा है कि जो भारत में उग्र राष्ट्रीयता थी उसका जन्मदाता किसे माना जाता है, या वह कौन से प्रथम भारतीय थे जो निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने के लिए जाने जाते थे। तो एक नाम आएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कहा जाता है या निर्भयता से यानी कि बिना डरे राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय इन्हें कहा जाता है। इस एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और शुरुआती में जब भी पूछता है कि उग्र राष्ट्रवाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन लोग आते हैं, तो शुरुआत में लाल बाल पाल और घोष, चार नाम आता है। लाल बाल पाल एक ट्रिक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, और साथ में अरविंदो घोष भी आते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सके। और यदि आप बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले वाले सेशन को जाकर के आप देखिए, आपका एक एक कंसेप्ट, एक एक प्रश्न क्लियर होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है, यूट्यूब के इतिहास में कोई ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट आपके सामने ला करके नहीं पढ़ाया होगा। पेड बैच में आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंटेंट के साथ दिया जा रहा है। आप फायदा उठाइए और आप अपनी सफलता को और सुनिश्चित कीजिए। तो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन हुआ करते थे? तो प्रथम भारतीय
बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे, आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म वैसे तो पूछता नहीं है, लेकिन आप ओवरऑल देख लेंगे कि इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था रत्नागिरी महाराष्ट्र में, और इनकी मृत्यु कब होती है तो 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हो जाती है। यह विद्वान थे, गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे और उग्र राष्ट्रवादी थे, और उग्र राष्ट्रवादी का जनक भी इन्हें कहा जाता है। यहां भी कुछ पॉइंट को हम कवर करेंगे। जिन्होंने भारत की, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी कि स्वतंत्रता की नींव रखने वाला काम किसने किया था तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यह भी प्रश्न आपके सामने बना करके एग्जामिनर द्वारा पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की और इसके अध्यक्ष रहे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछता है कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और कब किया था तो 1916 में किया था, और इसके अध्यक्ष भी थे। हालांकि 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा भी किया जाता है, लेकिन वह मद्रास की तरफ करती हैं और यह महाराष्ट्र की तरफ करते हैं। आगे बढ़ेंगे। उसी वर्ष उन्होंने लखनऊ समझौता किया। कब, यानी कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, और जो 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दल में, नरम दल और गरम दल में बटा हुआ था, वह फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो जाता है, और इसी लखनऊ समझौता में नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। प्रश्न ये भी पूछता है कि कब एक हो गए, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किसने अथक प्रयास किया, तो एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किया, बाल गंगाधर तिलक ने प्रयास किया, और एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक से बात करके दोनों को एक करने का महत्वपूर्ण काम करती है। आगे बढ़ेंगे। जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया, और इस 1916 वाले लखनऊ अधिवेशन में ही हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया गया। उम्मीद है कि आपका पॉइंट तो क्लियर हो ही रहा होगा, साथ में प्रश्न का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। और मैं जितना पॉइंट अंडरलाइन कर दे रहा हूं या जितना मैं कह रहा हूं, वहां से एक एक प्रश्न बनाए जाएंगे। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब यही 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसे एमपीपीएससी 2000, एसएससी 2002, यूपीपीसीएस 2007, आरएएस आरटीएस 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। कई बार इसको रिपीट किया गया है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसी वजह से इतना बार पूछा गया है। आदमी यहां मैक्सिमम गलती कर देता है, पूछ रहा है यहां से जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आपको समझना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। लेकिन यही यह पूछता कि सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि सबसे पहली भारतीय यानी भारत की महिला कौन थी जो इसके अध्यक्ष बनती हैं, तब आपका आंसर होता सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, जैसे भारतीय लगा दे तो सरोजिनी नायडू होगा। यदि भारतीय के सापेक्ष में न पूछे, सिर्फ पूछे कि वह पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो एनी बेसेंट। अब वह पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। इस कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कट रखना है आपको, क्योंकि यदि आप इस कंफ्यूजन को क्लियर कट नहीं रखेंगे, आप एग्जाम में 100% इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। यह हमें अच्छे से पता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये बात कर रहा हूं। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। यहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये थी, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रश्न पूछता है कि कब बनाया गया था, तो 1917 में, और कौन सा अधिवेशन था, तो कलकत्ता का अधिवेशन था, और यह 32वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। पहली भारतीय महिला, यहां मैंने बोला था ना भारतीय जैसे है, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हुआ करती थी। और यह कब हुई थी, तो 1925 में, और कानपुर का अधिवेशन था। यह भी आपको नोट डाउन करना है, 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, उम्मीद है कि एक पॉइंट एक प्रश्न आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन हुआ करता था। या क्या कर्जन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, या लॉर्ड मिंटो थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही बंगाल विभाजन का नींव रखा था, या बंगाल विभाजन करने वाले वायसराय यही थे। आपको याद रखना है, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम लोगों ने ऊपर कर लिया है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत को
बंगाल के 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ पूछता है तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और स्वदेशी आंदोलन भी इसी का देन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। आपको बताना है इन 4 में से वह कौन से व्यक्ति हैं जो गदर पार्टी के प्रमुख नेता हुआ करते थे। क्या पी मित्रा है, या हरदयाल है, या बीजी तिलक है, या बिपिन चंद्रपाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी, लाला हरदयाल हुआ करते थे। प्रमुख नेता लाला हरदयाल हुआ करते थे। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी स्थापना किसने की, कैसे, इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। यहां से 100% 1-2 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन क्लियर करेंगे तो जो गदर पार्टी है उससे प्रश्न जो भी बनेंगे आप 100% करेंगे। तो देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना सरदार सोहन सिंह भाखना द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था गदर पार्टी की स्थापना, तो सरदार सोहन सिंह भाखना द्वारा। और यह इसके अध्यक्ष भी अपने आप को नियुक्त कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे। कब किया गया प्रश्न पूछे तो 1913 में किया गया था। और पूछे कि कहां किया गया था तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे तो सोहन सिंह भाखना थे जिन्होंने खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया था। लाला हरदयाल थे जो महामंत्री थे। करतार सिंह सराभा थे। पंडित काशीराम थे। और मुख्यालय इसका कहां था तो युगांतर आश्रम हुआ करता था सैन फ्रांसिस्को में ही। आगे बढ़ेंगे। गदर पार्टी का महत्व यह था कि उसने पहली बार विदेश से भारत की पूर्ण आजादी की पुरजोर मांग की। यदि पूछे कि वह कौन सी संगठन थी या कौन सी संस्था थी जिसने पहली बार विदेश से भारत की पूर्ण आजादी की पुरजोर मांग की तो गदर पार्टी होगी, गदर पार्टी होगी। और भारतीयों में क्रांतिकारी जो भारतीय क्रांतिकारी हुआ करते थे उनके अंदर जोश भी भरने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अब यहां से कुछ प्रश्न बनेगा, आप देखेंगे और अच्छे से प्रश्न को कर पाएंगे। अगला प्रश्न एसएससी 2000 का पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं। यानी कि जो यह बम था वह किनके ऊपर गिराया जाना था तो एक जज हुआ करते थे जिनका नाम किंग्सफोर्ड था। इनके गाड़ी के ऊपर गिराया जाना था लेकिन गलती से किसी और के ऊपर गिर जाता है। तो किसने इनके ऊपर बम फेंका था, यह प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत विख्यात प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चौकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी दो व्यक्ति थे जिन्होंने मुजफ्फरपुर में जो यहाँ के न्यायाधीश हुआ करते थे किंग्सफोर्ड उनके ऊपर बम फेंका था। हालांकि यह बाल बाल बच गए। इस पे यहां हम कंफर्म करेंगे ढंग से कि कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपमानित और दंडित करने के लिए बहुत बदनाम था। ठीक है, क्रांतिकारियों ने उसे समाप्त करने का काम प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा। किसको किसको सौंपा आपको ध्यान में रखना है, तो 2 नाम आपको याद रखना है। एक का नाम है खुदीराम बोस और दूसरे का नाम है प्रफुल्ल कुमार चाकी। यह खुदीराम बोस हो गया और यह प्रफुल्ल चाकी हो गया। सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति लोगों के आक्रोश को भांपकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया। क्या बना करके, तो सेशन जज बना करके मुजफ्फरपुर भेज दिया कि यदि यह बंगाल में रहेगा तो निश्चित ही कोई ना कोई इस पे हमला करेगा और इसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसे वहां से मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। और महज बताया जाता है कि 14 साल का लड़का था खुदीराम बोस, वह इसका पीछा करते हुए मुजफ्फरपुर आ गया और मुजफ्फरपुर आकर के इसके ऊपर बम पटकने का काम किया। हालांकि किस्मत खराब था उसका कि बम इसके ऊपर ना गिर करके किसी और पे गिर जाता है और यह बाल बाल बच जाता है। आगे बढ़ेंगे। पर दोनों क्रांतिकारी भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को यूरोपियन क्लब से बाहर निकलते ही किंग्सफोर्ड की बघी पर बम फेंक दिया। प्रश्न पूछता है किसने फेंका था, ये तो पूछता ही है, अब कब फेंका था ये भी पूछता है। तो आपको याद रखना है 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड के ऊपर जो बम फेंका गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी के द्वारा। किंतु दुर्भाग्य से उस समान आकार प्रकार की बघी में, यानी कि सेम उसी प्रकार की एक और बघी थी, एक और गाड़ी थी जिसमें 2 यूरोपियन महिला बैठी हुई थी। जो पिंगले कैनेडी नामक एडवोकेट, यानी एडवोकेट जो हुआ करते हैं जिनका नाम था पिंगले कैनेडी, उनकी एक पत्नी थी और एक बेटी थी। इन दोनों पे बम गिर जाता है और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। कौन कौन थी, तो पिंगली कैनेडी नामक एडवोकेट की पत्नी और बेटी, वो दोनों मारी गई। और क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड को मारने में सफलता समझकर वे घटनास्थल से भाग निकले। और आगे हम बात करेंगे तो यदि थोड़ा सा डीपली जाएंगे या
और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता होगा या फिर आप जानते होंगे, अन्यथा मैं बता देता हूं कि फिर वो क्या करते हैं, वहां से खुदीराम बोस आकर के रेलवे स्टेशन पे चले जाते हैं और रेलवे स्टेशन पे बैठ करके कुछ समाचार सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ, जो बम गिरा वह किसके ऊपर गिरा। जब समाचार में उन्हें पता चलता है कि यह बम जो है वह किंग्सफोर्ड के ऊपर न गिर करके किसी और गाड़ी पे गिर गया है, उनके मुंह से आह निकलती है, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, धीरे धीरे शक होता है और उन्हें पकड़ करके फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इन सभी बातों पे हम आगे बात करेंगे, प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह बात किसने कही थी। इस प्रश्न को पहले भी हम लोगों ने कर लिया है और यह बीपीएससी 1998, बीपीएससी 2004, एसएससी 2000, 1999, आरआरबी-टीसी 2005 बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और इसकी पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन कई बार प्रश्न पूछता है, तो आपको याद रखना है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। उद्घोषणा लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक का स्थान स्वराज में पथगामियों में अग्रणीय है। महानायक तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को शिवाजी महाराज के कर्मभूमि महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के रत्नागिरी नामक स्थान पे हुआ था। इस पे भी हम लोगों ने अच्छे से ऊपर अंडरलाइन कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना है कि जो मॉर्ले मिंटो सुधार था या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था वह किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। 1909, 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1909 में मॉर्ले मिंटो जो सुधार था यह भारत आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसका क्या कार्य था, क्यों आया था, क्या उद्देश्य था, इस पे हम यहाँ बात करेंगे। कंसेप्ट भी क्लियर हो और साथ में एग्जामिनर द्वारा कौन कौन सा प्रश्न बनाया जा सकता है यह भी हम क्लियर करते चलेंगे। 1919 का मॉर्ले मिंटो सुधार, यह प्रश्न यहाँ से बार बार बनता है कि मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया था। तो 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम भी इसे कहा जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसे कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया एक संवैधानिक बदलाव था, मतलब कि जो मॉर्ले मिंटो सुधार लाया गया था यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था और यह एक संवैधानिक बदलाव था। इसका मुख्य उद्देश्य नरमपंथियों को खुश करना और फूट डालो राज करो की नीति के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करना था। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि मुख्य कारण इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नरमपंथी को खुश कर दिया जाए और फूट डालो राज करो की नीति के तहत मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट स्थापित करना था, यानी स्थापित कर दिया जाए। तो प्रश्न पूछता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कब स्थापित किया गया। तो 1919 मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया। यह भी लाइन आपको याद रखना है कि इस अधिनियम ने क्या किया, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया और भारतीयों को पहली बार विधायी कार्यों में सीमित भागीदारी दी। जो विधायी कार्य होते हैं उसमें सीमित भागीदारी देने का भी काम इस रिफॉर्म्स यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार द्वारा दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राह्य नाम है, यानी कि जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का क्या नाम था। तो मॉर्ले मिंटो सुधार नाम था। अभी हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता था, जिसमें मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी और फूट डालो शासन करो के तहत मुस्लिम और हिंदू की एकता को तोड़ने का भी प्रयास इसके द्वारा किया गया था। वही बात है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में समानता मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम की संसद ने एक अधिनियम के रूप में लाया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत के शासन में सीमित रूप से भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रतिबंध किया जाना था। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुआ। तीसरा प्रश्न उसी से बन गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन जो था वह किस पद्धति या किसके द्वारा शुरुआत किया गया था। तो हमें याद होना चाहिए कि 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म हुआ करता था। यहां मारने हो गया है, मॉर्ले होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, मॉर्ले होना चाहिए, बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उससे पहले हम एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे थोड़ा सा। तो जो ऊपर वाला व्याख्या है वही यहां भी है। अगला प्रश्न है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। पहले प्रश्न के साथ ही हम लोगों ने बात किया था कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाए या उग्र राष्ट्रवाद का पिता कहा जाए या
प्रथम व्यक्ति जिन्होंने निडरता से यह बात कही कि हम अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके कह सकते हैं कि आप हमें लूट रहे हैं, आप हमारा शोषण कर रहे हैं, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वही बात है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? आपको बताना है कि पहले वह व्यक्ति क्रांतिकारी हुआ करता था, लेकिन बाद में कुछ घटनाओं के बाद उसने क्या किया, तो योग रूप अपना लिया, अपने आप को योगी बना लिया और दार्शनिक बन गया। क्या यह लाला लाजपत राय ने किया था, या गरकर ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, या अरविंदो घोष ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरविंदो घोष जो हुआ करते थे वह पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में खुद को योगी और एक दार्शनिक बना लेते हैं। यह लाइन आपको याद रखना है। अरबिले आश्रम की स्थापना किसने की थी, प्रश्न पूछता है, तो अरविंदो घोष नहीं किया था। यहाँ इनसे कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं, उसको हम कवर करेंगे। अरविंदो घोष का जन्म 1872 में और इनकी मृत्यु 1950 में। एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक और योगी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया और बाद में आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। वे न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला, यानी कि आपको याद रखना है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड एक लेख श्रृंखला होती है, वो साथ ही साथ अलीपुर बम कांड 1908 और पांडिचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम अलीपुर बम कांड 1908 और पांडिचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम 1926 की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। CR दास ने अलीपुर मामले में इनकी बचाव की थी, यानी कि CR दास वकील हुआ करते थे और वह इनके मामले में क्या करते हैं, तो इनकी बचाव करने का काम करते हैं और इन्हें वहां से निकलवा लेते हैं। उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, तो योगी बन जाते हैं और योगी बनकर के एक दार्शनिक के रूप में कहां चले जाते हैं, तो पांडिचेरी चले जाते हैं। इन सभी बातों को हम लोगों ने तो कर ही लिया है, तो ध्यान रखना है। अलीपुर बम कांड पूछा 1908, तो इन्हीं से संबंधित है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इन्हीं से संबंधित है और अरबिंदो आश्रम जिसकी स्थापना 1926 में की थी, यह भी इन्हीं से संबंधित है। प्रश्न किसी भी प्रकार का बनाए, आंसर आपका रेडी होना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट आपका 100% क्लियर होगा। अगला प्रश्न है, 1909 में मैडम वीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको बताना है जो मैडम वीकाजी कामा रुस्तम कामा थी, यह 1909 में पेरिस में किस प्रकार का समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? या वंदे मातरम, या स्वराज, या स्वाभिमान, या पैट्रियाट? तो जो वंदे मातरम समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन पेरिस में कौन किया करता था? तो मैडम वीकाजी कामा किया करती थी 1909 से। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम कवर करेंगे। बाकी जो इनसे पूछा हुआ प्रश्न होगा वो आगे कवर करेंगे। श्रीमती वीकाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है मैडम कामा, 24 सितंबर 1861 से 13 अगस्त 1936 तक इनका जीवन काल रहा। भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। यह भारतीय मूल की कैसी नागरिक थी? तो पारसी नागरिक थी। जैसे दादा भाई नौरोजी पार्सियन थे, वैसे ये भी पार्सियन थी। इन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाए। कहां कहां? तो यह लंदन भी गई, जर्मनी भी गई, अमेरिका भी गई और यहाँ भ्रमण करने के बाद भारत की स्वतंत्रता के पक्ष का माहौल भी बनाया। यानी कि भारत कैसे स्वतंत्र हो, भारत को स्वतंत्रता की तरफ कैसे ले जाया जाए, इन सभी बातों के, इन सभी मुद्दों को आगे बढ़ाया। समाचार पत्र वंदे मातरम की शुरुआत 1909 में पेरिस में मैडम वीकाजी कामा ने किया था। पेरिस इंडिया सोसाइटी के तत्वावधान में की थी। पेरिस इंडिया सोसाइटी के तत्वावधान में यह काम उन्होंने किया था। ठीक है, उम्मीद है एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। जीएस सारथी अड्डा हमेशा आपके साथ ऐसे ही सारथी बन के आपके साथ चलेगा। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन सबका जबरदस्त तरीके से क्या किया जाएगा, तो जबरदस्त तरीके से समझिए कि एक प्रकार का ऑपरेशन किया जाएगा कि प्रश्न से कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कंसेप्ट से कैसे प्रश्न एग्जामिनर द्वारा पूछे जा सकते हैं। इन सभी बातों को हम अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका रिजल्ट भी क्लियर होगा, और रिजल्ट क्लियर हुआ तो फिर आप अपने आप में समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी उपलब्धि को पा चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।